हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं बात करूंगा जो हमारा इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान उसके अंतर्गत जो हमारा चल रहा है उसकी सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है डिटेल पार्ट की, उसका पार्ट 7 आज बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर का ये पार्ट है। पार्ट 6 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, डेली एक अपलोड हो रहा है। तो जो लोग ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है शुरू के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देख लीजिए और ये 7वां पार्ट है। तो ऐसे ही करके पॉलिटी के लगभग 15-16 या उससे ज्यादा भी पार्ट बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पूरा पॉलिटी खत्म करवा दूंगा। तो यहाँ पर जब हमारी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी और इसका एमसीक्यूज भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, पॉलिटी का एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो पहले आप डिटेल वीडियो देखिए, देन उसके बाद एमसीक्यूज देखते जाइए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4 के अंदर अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से ये हमारा लिया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या चीजें हमारे पास। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है तो उसकी एक प्रमुख विशेषता, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक यार हमारे में स्पेशल गुण है, तो उस तरीके की एक प्रमुख विशेषता जो है वो है हमारी नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से लिया गया है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो आगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं है। तो हमने आयरलैंड से इसको लिया। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसलिए इन्होंने नीति निर्देशक तत्व में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सके, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए और ऐसा फ्यूचर में हो सके, इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो संविधान के निर्माता थे जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे, और जो पूरी कमेटी थी, तो उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि नहीं यार, आयरलैंड का जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमको हमारे संविधान में भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये उनके द्वारा इंक्लूड किया गया ताकि जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सके। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, कितना, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है यहाँ पर कि 36 से 51 आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, तो आप इसका भाग 4 और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो चीजें हैं देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से आशय उन सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान जो है प्रदान करेगा। यानी कि जो आपकी राज्य है या जिस राज्य में आप रहते हैं, तो जो भी वो नीति बनाएंगे यहाँ पर, है ना, जो भी नीतियां वो बनाएंगे तो उसका एक आधारभूत जो रहेगा वो ये नीति निर्देशक तत्व होंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी प्रकार का नीति या जो भी डिसीजन लेंगे वो लगभग इससे जो है मद्देनजर रखते हुए लोकहित में निर्णय लिया जाएगा और नीतियां बनाई जाएगी, ये कहना चाह रहा है इस लाइन के थ्रू। संविधान है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक यानी कि कानूनी, ठीक है, कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये जो है एक पॉइंट आईएमपी हो सकता है आपके पीसीएस, पीएससी, एमपीपीएससी, इन सब यूपीपीएससी, जितने भी ये बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसको वैधानिक शक्ति प्राप्त है या नहीं, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि नीति निर्देशक तत्व है और उसके नीचे जो कंक्लूजन दे देगा आपके कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सत्य नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमको याद रखना है
है कि यह एक कानूनी शक्ति नहीं है या वैधानिक शक्ति नहीं है, यानी कि इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते या न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो मौलिक अधिकार और इसमें बहुत डिफरेंस है, आगे हम देखेंगे डिफरेंस। मौलिक अधिकारों का उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए है। मौलिक अधिकारों का स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामान्य उद्देश्य एवं सिद्धांतों की ही चर्चा की गई है। तो ये चीजें हमने जानी थोड़ी सी, क्या कि हमारा जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व है, तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंस क्या है, और थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया कि हाँ नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। ये सब चीजें जानी कि वो कानूनी उसको शक्ति प्राप्त नहीं है, न्यायालय द्वारा उसे लागू नहीं किया जा सकता, राज्य लागू होता है, राज्य जो भी निर्णय लेता है, जो भी नीति बनाता है उसको मद्देनजर रख के बनाता है। ये सब चीजें यहां पर हमने देखी। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। तो 42वां संविधान संशोधन जो था वो कब हुआ? सबसे पहले तो 1976 में हुआ, ये याद रखना है, मैंने कई बार बताया 4 + 2 = 6, यहां भी 6 आएगा, 1976। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से जोड़े गए देखते हैं। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण अनुच्छेद 48 के काम में जोड़ा गया। बालकों अल्पवयस्कों को शोषण से बचाना तथा स्वास्थ्य विकास का अवसर पाने का अधिकार, ये जोड़ा गया कहां? अनुच्छेद 39 का 4। अगला पॉइंट, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये 39 के काम में जोड़ा गया। और अगला जो चौथा नंबर का है आपका, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 के काम में जोड़ा गया। ये सब चीजें जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? देखिए यहां पर 4 + 2 6 था, यानी कि 1976, और यहां पे हो जाएगा 1978, यानी कि 4 + 4 = 8। ठीक है, इसमें क्या किया गया? विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा, ये जोड़ा गया। जो आर्टिकल है आपका 38 उसका 2 के अंतर्गत। ये सब चीजें जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब बात करते हैं आगे है हमारे पास नीति निर्देशक तत्वों की भांति महत्व रखने वाले अन्य अनुच्छेद। देखिए 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है उसमें जो भी शिक्षा हमको दी जाएगी वो हमारी मातृभाषा में दी जाएगी। ये हमारा एक तरीके का नीति निर्देशक तत्व की तरह ही मिलते जुलते या महत्व वैसे ही रखते हैं। 351 हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, 351 आर्टिकल जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देना या उसको प्रोत्साहन देने के लिए आर्टिकल में लिखा गया है। देखते हैं यहां पर और आर्टिकल, अब 36 से 51 आर्टिकल को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बोला गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 36 में है परिभाषा उसकी। 37 की बात करें तो इसमें है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब जो भी तत्व लागू होते हैं उनके बारे में चीजें दी गई रहती है। 38 में बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में बोला गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय, ठीक है, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बनाए जाएंगे। और 39 के काम में बोला गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये चीजें की जाएंगी। उसके बाद बोला गया है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। तो देखिए ये जो है 40 से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायत का आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, तो अनुच्छेद 40 से स्टार्ट होता है। 41 में क्या बोला जा रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये बोला जाता है। 42 में है काम की न्याय संगत और, ठीक है, न्याय संगत और जो नानवोचित दशाएं हैं, ठीक है, तथा उसका प्रसूति सहायता का उपबंध। ये सब चीजें जो है 42 के अंतर्गत दी गई हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर जो प्रसूति से रिलेटेड जो सहायता है वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अनुच्छेद के साथ। तो अनुच्छेद है हमारे पास 43, कर्मकार जो होते हैं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 40 जो 43 था, अब 43 के काम में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि जो भी जो उद्योग है उसके प्रबंध में है, जो कामकार लोग हैं, जो काम
जो करते हैं लेबर ग्रेड के लोग हैं तो उनको भाग लेने का यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात बोली गई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा जाता है कि एक समान सिविल संहिता जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आता बाल है आर्टिकल 44 के तहत। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला आर्टिकल है 45, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो 45 भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत, तो 45 के तहत किया गया है। 46 की बात करें तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की बात की गई है 46 में। 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 भी देखिए ऐसा पूछा जा सकता है कि कृषि और पशुपालन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 48 का में देखिए ये जो जोड़ा गया था आपका 48 का संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ये कब जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 49 में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व के जो है स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में बोला गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में बोला गया अंतर राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये हमने पूरे आर्टिकल देखे आपके 36 से 51 तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट एक देखिए 40 हो गया आपका, 40 याद रखना है आपको, 44 याद रखना है बहुत ही अच्छे से, 40, 44, 45 भी। उसके बाद आपको 48 याद रखना है, 46 भी याद रखिए क्योंकि 46 जो है आपका यहां पर SC ST से रिलेटेड है तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो ये 48 का था 42वां संविधान संशोधन वाला, अंतरराष्ट्रीय शांति वाला, ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। मतलब एक दो बार इसको देख के जाना है जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ वन लाइन फैक्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं इससे रिलेटेड। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है चीजें। देखिए जैसे कि ये है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, वन लाइन फैक्ट की तरह। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान द्वारा सुनिश्चित एक अंग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39। देखिए जैसा मैंने बताया ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता समान कार्य और समान वेतन किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका 39 आर्टिकल से। अब देखिए यहां पर ये सही जोड़ी टाइप का दिया हुआ है, तो देखिए 40 ग्राम पंचायत का संगठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता और 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तो ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से जोड़े गए थे, 39 का 39 का 43 का आपका और 48 का। ये जो चारों चीजें थी ये जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है क्या, सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, RTI। ठीक है, RTI इसमें नहीं है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है क्या, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का औषधि प्रयोजन से जो है भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये सब नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करने के लिए सब चीजें की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए है, तो देखिए 51 जो मैंने बताया है IMP है, तो ये चीजें भी याद रखना है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही है, और ये किसमें था, आई थिंक 49 में था। देखते हैं पीछे किसमें था ये, तो यहां पर देखिए 50 में था, ये 50 में था। तो यहां पर बात करें तो ये है आपका 50 में, आर्टिकल 50 जो था इससे रिलेटेड यहां पर था। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि कानून के द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को कानून के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। वही चीज जो मैंने शुरू में बताई थी कि ये वैधानिक नहीं है, और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो वैधानिक के अंतर्गत आता है, विधिक के अंतर्गत आता है, विधिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है।
आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें और है हमारे पास। यहां पर दिया गया है कि दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक लिया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ यानी कि एसएससी सीपीओ जो होता है आपका एसआई वाला, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, जितने भी आर्म्ड फोर्स होते हैं उनमें एसआई की पोस्ट रहती है, सब इंस्पेक्टर। 2003 में पूछा गया था। फिर ऐसे में 2010 में हायर सेकेंडरी 10+2 इन सब चीजों में एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो ये भाग आपका 4 है संबंधित। ये सेक्शन ऑफिसर्स कमर्शियल ऑडिट परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो ये है आपका 39 से रिलेटेड। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा में पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर लिए थे। और क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। और ये मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 37 के तहत ये बोला गया था। तो ये आपका पूछा गया था, आपका 10+2 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ पर रखा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी पूछा गया, आपका सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया, यहाँ तक कि पीएससी के पेपरों में भी इनसे क्वेश्चंस बने हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं इन सब चीजों को। जल्दी ही इसकी क्विज स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो क्विज में हम और अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर देख पाएंगे। अब बात करते हैं भाग 4 के का की। किसकी? भाग 4 के का की, जिसके अंतर्गत हम मूल कर्तव्य, हमने नीति निर्देशक तत्व देखे थे, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हमने रूस से लिया है। कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो देखते हैं यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समाविष्ट करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 29 मई 1976 को नई दिल्ली में अपनी बैठक के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में संविधान सुधार के एक समिति का गठन किया। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उनके नाम से ये कमेटी बनी। इस समिति में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संतुति दी गई। तो देखिए यहाँ पर यही चीज बात की गई है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, तो इसके लिए जो बना था, समिति बनी थी, वो कौन सी बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों की सूची शामिल किया गया था। तो इस समय 10 कर दिए गए थे, पहले जो है 8 मूल कर्तव्यों की संतुति दी गई थी। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जो कि यही है हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 से 51 के काम में 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और फिर 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य, यानी कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, उसके बाद 86 संविधान संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ? 2002 में हुआ, और उसके तहत एक और जोड़ा गया। तो टोटल हमारे पास मूल कर्तव्य 11 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 11 हो गए। संविधान में मूल कर्तव्यों के सीधे परिवर्तन हेतु या उल्लंघन के निवारण हेतु किसी अधिशास्त्री, ठीक है, का कोई उपबंध नहीं है। और इसमें क्या की जा सकती है कि किसी भी विधि संवैधानिकता औधारिता करते हुए यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि इन कर्तव्यों में से किसी को प्रभावी करने के लिए है, तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 जो है हमारा, अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में युक्त मानेगा और वह विधि असंवैधानिक होने से बच जाएगी। इस तरीके से जो है संविधान में प्रावधान। मेनली हमको इसमें क्या चीज याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह को याद रखना है। ठीक, कमेटी बनाई गई। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन के बाद हमारे पास कितने? 10 कर्तव्य थे। कितने थे? 10 कर्तव्य थे। उसके बाद जो 6वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 2002 में। तो यहां पर हमारे पास 11 कर्तव्य हो गए।
बस ये चीज हमको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की जो मौलिक, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनसे रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। तो देखिए यहां पर क्या चीजें हैं। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद गठित स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के बाद मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्थान दिया गया। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की समिति जो संस्तुति दी, यानी कि 8, उन्होंने बोला 8 हमारे ये होने चाहिए मौलिक कर्तव्य। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अंतर्गत 51 काम में कुल 10 थे, और उसके बाद वर्तमान में इनकी 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और हमको जोड़ा गया था 2002 में। जापान को छोड़कर किसी भी प्रजातांत्रिक देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया है। बात करते हैं यहां पर 86वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और ये जो हमने देखे यहां पर मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किससे? पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से इसको हमने लिया है। आगे बात करते हैं हमारे पास जो नागरिक कर्तव्य हैं कौन कौन से होंगे देखते हैं। 51 के का के अनुसार, ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, तो पूरे 11 जो है हमारे यहां तक 11 हम देखेंगे क्या क्या है चीजें। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी कि जहां पर हमारा राष्ट्रध्वज है फहराता है वहां पर आदर करें। राष्ट्रगान जहां भी बजता है हमको खड़े होना चाहिए, जैसे कि आजकल टॉकीजों में, मॉल में, जहां भी थिएटर्स है वहां पे बजाए जाते हैं तो बहुत से लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा देश का सम्मान करे, देश के राष्ट्रध्वज की सम्मान करे, राष्ट्रगान की सम्मान करे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा गौरव है, राष्ट्रगान हमारा गौरव है, राष्ट्रध्वज हमारा गौरव है, तो इनकी इज्जत करें, उसको सम्मान दें। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे जो है बचा के रखें। उसके बाद बात करते हैं देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि बुलाए जाने पर जब भी आपको राष्ट्र के हित के लिए जब भी आपको कोई कार्य करने को कहा जाए तो आप उसको जरूर करें, लेकिन सही कार्य, गलत कार्य नहीं। भारत के सभी लोगों को समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कुल मिला के बात वही की जा रही है, स्त्रियों का सम्मान करें, छुआछूत इन सब से रिलेटेड कि भाई ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का, ये पंडित है तो ये वो है, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। मुस्लिम, हिंदू कुछ नहीं, सब एक है। क्योंकि भगवान ने जब यहाँ पे बना के भेजा था तो उसने ये नहीं बोला था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, या फिर ये पंडित है तो ये क्षत्रिय है, तो ये शूद्र है, ये वैश्य है। ये जाति क्रिएशन हमने किया है, हमारे द्वारा किया गया है, तो इस चीजों से बचना है हमको। एक नजरिए से सबको देखना है, समान चीजें करना है। जैसे कि पहले हमारे पूर्वजों ने, बहुत पहले की बात है, पहले ये सब चीज चलता था, लेकिन आजकल हम लोग जागरूक हो रहे हैं तो ये सब चीजें बंद हो रही हैं। लेकिन अभी भी कई जगह पर रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं जिनको हमको बंद करना है। चलिए 6वें नंबर पे बढ़ते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका जो है परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, ठीक है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करना। संवर्धन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, यानी कि जो हमारा प्रकृति है, मेनली बात की जा रही है यहाँ पर प्रकृति की, क्योंकि वन, झील, नदी ये सब प्रकृति है। जो हमारे वन्य जीव है उनकी भी रक्षा करना है हमको। उनको देखिए, आज वन बहुत ही तेजी से घट रहे हैं और वन्य जीव खत्म हो रहे हैं, तो हमको पेड़ लगाना चाहिए। वन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, और जो हमारे जो वन्य जीव हैं वो भी संरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तो वो लोग भी बचे रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो वो लोग भी नहीं बचे रहेंगे। तो इकोसिस्टम हमारा चलते रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर की, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही कम सुरक्षित चीजें मिलती हैं सार्वजनिक संपत्ति। 10वें की बात करें तो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एवं पालने को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो निःशुल्क जो है आपका
निःशुल्क शिक्षा का भी यहाँ पे प्रावधान है हमारे संविधान में। और 14 वर्ष से कम उम्र या 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में भी नहीं लगाना है, ये भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तो ये हमारे टोटल जो है 11 हमने देखे हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग देखिए कि कितने चीजों का आप पालन करते हैं, नहीं करते हैं तो पालन करना शुरू कर दीजिए थोड़े थोड़े लेवल पे, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। अब फिर थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर है हमारे पास, तो क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे पास इसमें जोड़े गए थे, 10 कर दिए गए थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51 का। भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदा एक अंग होगा समाजवादी संविधान का। किसका? समाजवादी संविधान का। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान, ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये सब चीजें हमारे जो दिए गए हैं। ये एमटीएस में पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जो है हमारे निर्धारित किए गए हैं? तो भाग 4 के ए में। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ये देखिए इससे रिलेटेड स्वर्ण सिंह आपको हमेशा याद रखना है, और स्वर्ण सिंह के साथ साथ आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 भी याद रखना है। इसके तहत एक जोड़ा गया था और टोटल हमारे 11 हो गए थे। 42वें के समय जो है 8 थे, तो 2 जोड़ के उसको 10 किया गया और इस समय 1 जोड़ के 11 किया गया। तो ये डिजिट्स आपको याद रखनी होगी। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है और यानी कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया था और ये मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया था। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, भाग 3 में है। ये इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर। और इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 जो कि रिट के नाम से है के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। यह है मेजर डिफरेंस। ये समाज की भलाई के लिए, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और ये मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ावा देता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है और यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो एक आपका हो गया ये 3rd नंबर वाला, और उसके बाद ये 6वां, उसके बाद 5वां और 7वां। ये मेनली मेजर आपके हैं जो आपको याद रखना है, डिफरेंस इन दोनों में क्या क्या है यहां पर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग देखिए वीडियोस को, बताइए कैसा लग रहा है वीडियोस को, और लाइक कीजिए हमारे जो वीडियोस हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जल्द से जल्द इसको जो है हम लोग के जो सब्सक्राइबर हैं 2,50,000 जल्द से जल्द होने वाले हैं, तो जितनी जल्दी हो सके 2,50,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे चैनल को, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और जल्द से जल्द मैं एमपीपीएससी के पहले आपके संविधान खत्म कर दूंगा और ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चालू हो जाएगी। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, और जल्दी उसमें कई फैसिलिटीज आप लोगों के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसका अगला पार्ट होगा पार्ट 8, उसमें हम मिलेंगे आपसे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।